Hey guys, क्या हाल है? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड. सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ज्योग्राफी विच इज़ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. बट बिफोर गोइंग टू चैप्टर 3 हम एक बार देख लेते हैं कि हमने पहले 2 क्लासेस में क्या डिस्कस किया था. सो हमने फर्स्ट क्लास में चैप्टर 1 एंड 2 चैप्टर 1 किया था और चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर 1 इज अ बेसिक चैप्टर, तो हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चैप्टर 1 यू ओन कैन रीड. सो चैप्टर 2 क्या था बेसिकली? चैप्टर 2 में हमने देखा था कि हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है. हमने 2 थ्योरी भी पढ़ी थी यूनिवर्स के ओरिजिन की. एक तो थी बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी क्या थी? ये हमारी एडविन हबल की थ्योरी थी, जिसमें इसने कहा था कि एक बहुत ही छोटा सा आग का गोला था जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और ये फटा, फिर गैलेक्सीज बनी और फिर गैलेक्सीज राउंड राउंड हो रही थी, उसमें फिर प्लैनेट्स बने. सो ये थी बिग बैंग थ्योरी. सेकंड थ्योरी थी हमारी नेब्यूलर हाइपोथेसिस थ्योरी. ओके, द लाप्लास एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने नेब्यूलर हाइपोथेसिस थ्योरी दी थी. सो नेब्यूलर हाइपोथेसिस क्या थी? नेब्यूला मतलब होता है क्लाउड. सो नेब्यूलर हाइपोथेसिस थ्योरी थी कि ये जो पूरी गैलेक्सी बनी है ना, ये क्लाउड से बनी है. ठीक है, शुरुआत में क्या था? एक क्लाउड था जो बहुत ही तेज रोटेट कर रहा था. रोटेट करते करते उसमें से छोटे छोटे आई कैन से स्प्रिंग्स निकले, जो कि सॉलिडिफाई हो गए बाद में और प्लैनेट्स बने. और फिर प्लैनेट धीरे धीरे कूल डाउन हुए और हमारी जो आज फॉर्मेशन है हमारी अर्थ की या बाकी प्लैनेट्स की, वो धीरे धीरे हुई. ठीक है. सो ये 2 थ्योरी थी यूनिवर्स के ओरिजिन की, नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी एंड बिग बैंग थ्योरी. ओके, इसके अलावा मैंने आपको 2 थ्योरीज बताई थी जो कि हम कह सकते हैं कि अर्थ के ओरिजिन थी. अर्थ के ओरिजिन की, ठीक है. एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी अल्फ्रेड वैगनर की, जिसने क्या बोला था कि हमारी अर्थ जो थी पहले सिर्फ आई कैन से, एक सेकेंड, पहले सिर्फ एक एक गोला था जिसमें एक ही जगह पे लैंड थी और बाकी जगह पे पानी था. ठीक है, अब ये पानी कहाँ से आया ये भी मैंने आपको बताया था, बट इसका हम बाद में रिवाइज करेंगे कि ये लैंड थी सिर्फ और बाकी जगह पे पानी था. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ड्यू टू सम रीजन ये ब्रेक डाउन हुए और आज जैसे हमारे कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये सब कुछ बने. और हमारे जो सी है, अटलांटिक सी हो गया, पैसिफिक सी हो गया, इंडियन ओशन हो गया, आर्कटिक सी हो गया, रेड सी हो गया, बहुत सारे सीज हैं. तो ये सब कुछ कैसे बने, ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. ओके, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? एक तो थ्योरी हो गई अपने अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी. एक थ्योरी हमने पढ़ी थी अपने हेनरी हाइट्स एंड डाइट्स की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो कि ये कहता है कि जो सी फ्लोर है ना, ये बहुत ही नई, एक आई कैन से हर 300 मिलियन साल में बनती बिगड़ती रहती है. 300 मिलियन साल में जो पूरा सी है, इसकी जो फ्लोर है, ये पूरी नई फ्लोर आ जाती है. अब ये कैसे आई थी ये भी मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्टिनेंटल सॉरी मिड ओशनिक रिज होती है. तो मिड ओशनिक रिज से क्या होता है? वॉल्केनिज्म होता रहता है. ये वॉल्केनिज्म जो है, इससे बेसाल्ट निकलता है जो कि नई जो ओशनिक क्रस्ट है इसको बनाता है. और जो पुरानी ओशनिक क्रस्ट कैसे बनती है? ये कॉन्टिनेंट प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, ये दोनों आपस में कोलाइड करती है. तो इससे क्या होता है, सिंस ओशनिक प्लेट जो है ये भारी होती है तो ये नीचे धसती जाती है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये हल्की होती है तो ऊपर चढ़ती जाती है. तो ऐसे पूरी ओशनिक प्लेट खत्म हो जाती है. अभी मुझे पता है कि ये समझ नहीं आएगा ओशनिक प्लेट क्या होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है. व्हाट आई एम प्लानिंग कि एक बार हम 4 चैप्टर जो है, मैं 4 चैप्टर नहीं, सॉरी 3 चैप्टर, आपकी जो बुक के सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, ये कंप्लीट बंच है. मैं कह सकता हूँ ये है हमारी अर्थ एंड द यूनिवर्स से रिलेटेड, कि अर्थ कैसे बनी और यूनिवर्स कैसे बनी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है तीनों. तो मैं ये सोच रहा हूँ एक बार ये तीनों चैप्टर आपकी बुक से कंप्लीट हो जाए, मैं एक लेक्चर बनाऊंगा उसके बाद, होपफुली 1 या 2 दिन में हो जाएगा वो, जिसमें हम क्या करेंगे कि एक वो इसमें तीनों चैप्टर को कंसोलिडेट करेंगे, और जो चीजें कहीं ना कहीं छूट गई है ना, आई कैन से, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कन्वेक्शन करंट वाली चीज, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के कन्वर्जन डाइवर्जन की चीज, ये आपको 11th में तो काम आएगी. जब आप आंसर लिखोगे 11th 12th के, तो उसमें तो अगर आप कुछ एडिशनल लिखोगे तो एग्जामिनर डेफिनेटली इंप्रेस होगा. बट इसके अलावा अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो आगे, तो उसमें भी ये चीजें बहुत काम आएगी आपके. तो मैं पहले एक बार 3 चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर हम एक
प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें अर्थ और यूनिवर्स को पूरा का पूरा समेट के रख देंगे कि कैसे अर्थ बनी, कैसे यूनिवर्स बनी, कैसे अर्थ चलती है, कैसे चीजें चलती है। अर्थ जब बनी थी तो बहुत गर्म थी, आज ऐसी कैसे है, आज जिस फॉर्म में है वैसी कैसे है, कितना टाइम लगा इसको बनने में, जो हमारा यूनिवर्स है उसमें जो 9 प्लैनेट्स है वो कैसे कैसे सिचुएटेड है, उसमें कितना कितना डिफरेंस है, कैसे जो यूनिवर्स में चीजें चेंज होती है, डिस्टेंस कितनी है, कैसे सब कुछ, वो सब कुछ हम लोग एक, मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सिंस ये आपके बुक में नहीं दे रखा, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है चीजें। ठीक है, सो कमिंग बैक टू चैप्टर 2, हम लोगों ने ये ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ लिया, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पढ़ लिया, स्टार फॉर्मेशन पढ़ लिया, स्टार कैसे बने, ये गैसेस से ही बने सिमिलरली जैसे कि अर्थ बनी हमारी। उसके अलावा प्लैनेट्स कैसे बने हमारे, अब वी ऑल नो कि हमारे पास आज 8 प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट कैसे बने ये भी मैंने आपको बता दिया था। उसके अलावा हमारा सोलर सिस्टम कैसा है, हमारा मून कैसे बना, मैंने ये कहा था कि डार्विन की एक थ्योरी है कि हमारा मून जो है ये अर्थ का ही पार्ट है। अर्थ किसी हो सकता है किसी बड़े ऑब्जेक्ट से टकराई हो जिससे हमारा मून जो है नेचुरल सैटेलाइट वो टूट के अलग हो गया हो, और फिर वो हमारे अर्थ के चारों तरफ एज ए नेचुरल सैटेलाइट मूव कर रहा हो। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा था कि अर्थ जो बनी थी तब कैसी थी, उसमें से गैसेस कैसे एस्केप हुई, और आज जिस फॉर्म में है वो कैसे है। शुरुआत में जो अर्थ थी वो हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों गैसेस से बनी थी, फिर धीरे धीरे जो अंदर की गर्मी है अर्थ की वो बाहर निकली, वाटर वेपर का जन्म हुआ, जो सिंस हमारे बहुत सारी गैसेस थी, मैंने कहा अर्थ गैसेस से बनी है, तो गैसेस थी उसके कारण वाटर वेपर बने, वाटर वेपर बने तो बारिश हुई, बारिश हुई तो अर्थ कूल डाउन हुई, जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो उस बारिश के साथ नीचे आई, समुद्रों में जमा हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे अल्फ्रेड वैगनर ने कहा कि एक, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, पेंजिया और पेंथालासा नाम है बेसिकली, जो मैंने आपको बताया ना कि एक बहुत बड़ा सी था और एक लैंडस्केप था जो बाद में टूट गया था, अलग अलग जगह बिखर गया, जैसे कि अल्फ्रेड वैगनर ने कहा था। तो जो सी है उस सी का नाम था पेंजिया, सॉरी लैंडमास का नाम था पेंजिया एंड सी का नाम था पेंथालासा। पेंथालासा और पेंजिया ये दो चीजें थी शुरुआत में, जो कि नाम दिया गया है, आज दिया गया है, उस टाइम तो कोई था नहीं नाम देने का, तो आज वैज्ञानिक जब रिसर्च कर रहे हैं तो उन्होंने नाम दिया है कि पेंजिया और पेंथालासा दो चीजें थी। बाद में पेंजिया टूटा और हमारे जो कॉन्टिनेंट है, एक से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वी ऑल नो 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे, ये सब कुछ बने। इसके अलावा सिंस ये टूटा पेंजिया अलग अलग जगह चला गया, तो जो समुद्र पूरा एक था पेंथालासा वो भी अब डिवाइड हो गया, क्योंकि एक एक ये गोला है, अगर इसको ऐसे काट दें तो ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, बाकी पार्ट इधर रह जाएगा, तो ये जो सी है इसके बीच में एक सी आ गया, बाकी चारों तरफ एक सी है, तो इस सी को क्या नाम देंगे, उस पूरे सी को क्या नाम देंगे, इस तरीके से सिंस पेंजिया टूटा अलग अलग जगह चला गया, तो उसके कारण जो हमारे सी है इनके भी नाम चेंज हुए, और सी के नाम कैसे चेंज हुए ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने लाइफ का ओरिजिन पढ़ा था कि लाइफ कैसे ओरिजिन हुई इसमें हमारे अर्थ पे। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 3। ओके, वेट अ सेकंड। सो दिस इज चैप्टर 3, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, चैप्टर 3 बेसिकली कहता क्या है कि हमारा अर्थ जो है इसके अंदर क्या क्या है। हमें पता है कि इसमें मैग्मा है, बट ये सिर्फ एक चीज नहीं है। ठीक है, अर्थ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और अर्थ के अंदर जो चीजें हैं उसका पता कैसे चलता है, हम लोगों को साइंटिस्ट को पता कैसे चलता है। तो देखो, दो दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट सोर्स है इसका, एक इनडायरेक्ट सोर्स है। अब डायरेक्ट सोर्स क्या हो सकता है, जो हमें डायरेक्टली अर्थ के अंदर से निकले। ठीक है, अब डायरेक्टली अर्थ के अंदर से चीजें कैसे निकलती है, आई थिंक एक तो होती है चीज कि हम अर्थ के अंदर जा सके, तो हम डायरेक्टली चीजें कलेक्ट कर सकते हैं वहां से, बट अर्थ के अंदर जाना ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थ के अंदर जैसे जैसे जाते जाएंगे ना उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, एक अनबियरेबल हो जाता है। तो एक है कि जो ह्यूमन क्रिएट कर ले अर्थ के अंदर जाने के लिए रास्ता, तो मैक्सिमम कितना अंदर है, अभी तक सिर्फ 12 किलोमीटर की अंदर तक मैक्सिमम सुरंग खोदी गई है, ये यहाँ लिखा हुआ भी है कि अभी तक ह्यूमन जो है ना वो 12 किलोमीटर तक एक मैन मेड सुरंग से अंदर 12 किलोमीटर तक गया है। ठीक है, ये यहाँ पे आर्कटिक ओशन में है, और एक नेचुरल ट्रेंच भी है, मैंने लास्ट लेक्चर में शायद आपको नाम भी बताया था, मरियाना ट्रेंच। ये पैसिफिक ओशन में पाई जाती है मरियाना ट्रेंच, ये पापुआ न्यू गिनी है हमारा
आपको पता नहीं होगा कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक पापुआ न्यू गिनी है और इस जगह पे मरियाना ट्रेंच है, पैसिफिक ओशन में। तो यहाँ पे क्या है, एक मैन मेड एक नेचुरल ट्रेंच है ये, जो कि ट्रेंच मतलब मैं कह सकता हूँ गड्ढा, ऐसा कह सकते हो। तो ये सबसे जो डीप गड्ढा है ना, ये यही है मरियाना ट्रेंच। तो इसके थ्रू अगर साइंटिस्ट अंदर जाते हैं तो इनको पता चलता है कि अंदर क्या क्या है। दूसरा डायरेक्ट सोर्स में कैसे कह सकता हूँ कि जो अंदर से चीजें अपने आप बाहर आ रही है, जैसे कि वॉल्केनिज्म। अब वॉल्केनिज्म कैसे होता है वो इस चैप्टर में देखेंगे हम, अंदर से वॉल्केनिज्म के थ्रू कैसे चीजें बाहर आती है, कहाँ कहाँ से वॉल्केनिज्म पैदा होता है, ये इसी चैप्टर में है। तो वॉल्केनिज्म से जो चीजें बाहर आती है ना, उसके थ्रू भी हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सो एक तो हो गया डायरेक्ट सोर्स, मैंने बता दिया। अब इनडायरेक्ट सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, लो देखो, हमें ये सबको, हमें तो ये पता है कि जो हमारी अर्थ है ये ऑलमोस्ट उसी मटेरियल से बनी है जिससे कि बाकी प्लैनेट्स बने। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अर्थ अलग बनी है और ये बाकी प्लैनेट्स अलग बने, ये पहले ऐसा, जैसे कि हमने बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़ी, बिग बैंग थ्योरी हो गई हमारी, या फिर हमारी अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी तो क्या अर्थ की, तो हमने जो भी थ्योरी पढ़ी, नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी होगी, बिग बैंग थ्योरी होगी, उसमें यही था कि सब कुछ पहले एक पार्ट था, एक एक चीज का पार्ट था। बाद में ये, जैसे हमने नेबुला हाइपोथेसिस में पढ़ा कि क्लाउड रोटेट हो रहा था तो इससे रिंग्स सेपरेट हुई। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये सब कुछ एक ही चीज का पार्ट था, और पूरे गैलेक्सी में जो कुछ भी घूम रहा है ये सब कुछ पहले एक ही ऑब्जेक्ट था, बाद में ये सब कुछ डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए जब कोई मेटेरॉइड अटैक होता है हमारे, यानी कि जब कोई उल्का पिंड गिरता है, तो उल्का पिंड जब गिरता है ना, मेटेरॉइड अटैक होता है, तो वो मेटेरॉइड किस मटेरियल से बना है। हाँ, हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जिस मटेरियल से मेटेरॉइड बना है, पॉसिबली वही मटेरियल हमारे अर्थ के अंदर हो। ये पॉसिबल है, क्योंकि जो मटेरियल ऊपर से आ रहा है, हमारी अर्थ भी तो उसी मटेरियल से बनी है। सो ये एक इनडायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट सोर्स तो हो गया जैसे जो अंदर से निकल रहा है, इनडायरेक्ट सोर्स हो गया ये वाली चीज। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, कोई सीस्मिक एक्टिविटीज होती है, ग्रेविटेशनल चीजें होती है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ में क्या क्या मटेरियल मौजूद है। ठीक है, अब अब कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक ये सिर्फ इस चैप्टर में हम नेचुरल डिजास्टर ही नहीं पढ़ेंगे, अर्थक्वेक का हम ये भी देखेंगे कि अर्थक्वेक जो है वो जनरेट कैसे होता है, कहाँ से होता है, और ये मतलब हमारी अर्थ के फॉर्मेशन के, अर्थ कैसे बनी है, इसको जानने में हमें कैसे मदद करता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक पढ़ने से पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड। देखो, एक तो लिखी हुई है हाइपोसेंटर ऑफ फोकस। ये हाइपोसेंटर ऑफ फोकस होता क्या है, इससे पहले मैं आपको बेसिक एक चीज बता देता हूँ कि अर्थ कैसे बनी है और अर्थ की फॉर्मेशन, अर्थ में क्या क्या जो लेयर्स है वो क्या क्या होती है। मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का बेसिकली शेप क्या होता है, आप लोगों को लगता होगा कि रेक्टेंगुलर या फिर जो अंडाकार शेप है वो होता, सॉरी रेक्टेंगुलर क्या, सर्कल शेप है। बट एक्चुअली इसके शेप को जो एक्चुअल नाम दिया जाता है ना, अर्थ की शेप का है, तो बोला जाता है जियोइड शेप। अभी जियोइड शेप है क्या, जियोइड ऐसा कोई शेप नहीं है कि हम जिसको बता सके। बट जियोइड शेप बेसिकली हम कहा जाए तो, जियोइड का सिर्फ एक ही मतलब होता है, अर्थ का शेप। कि अर्थ किस शेप की है, जियोइड शेप की। ये होता कैसा है बेसिकली, ये इस तरीके से गोले जैसा ही होता है, ये गोले जैसा ही होता है। बट गोला कैसा होता है, ये ऊपर और नीचे से हल्का सा चपटा होता है, ये पूरा गोला नहीं होता, ये हल्का सा चपटा होता है यहाँ से। तो अर्थ भी ऐसी ही है हमारी। इसीलिए अब हम ग्रेविटी कैसे देखते हैं अर्थ की, इसके मिड पॉइंट में, इसके मिड पॉइंट से किसी भी चीज की डिस्टेंस कितनी है। सिंस अब आप है ना एक, एक सर्कल, सर्कल तो नहीं, एक पूरा कोई एक सर्कल जैसा ही, मतलब एक होता है ना पूरा गोला, ग्लोब, उसको इमेजिन करो अपने दिमाग में। एक पूरा गोला इमेजिन करो दिमाग में, और उसका बीच वाला पॉइंट सोचो, एकदम बीच वाला। बीच वाला इन द सेंस ऐसा नहीं कि जो आपको ऊपर बीच में दिख रहा हो,
उसका बीच में अंदर जो बीच वाला पॉइंट है ना, उसको दिमाग में इमेजिन करो एक बार, ठीक है। और ये देखो कि उसकी, आपको ये सब कुछ पता है कि गोले पे ये पता है कि जो बीच वाला पॉइंट है एकदम मिड में है, उसकी जो पूरा सर्कल है, पूरा राउंड है, पूरा गोला है, उसके हर पॉइंट से डिस्टेंस सेम होगा, हमें ये पता है। इसी तरीके से अर्थ का जो मिड पॉइंट है ना, जो अर्थ के अंदर है, अर्थ के ऊपर जो ग्लोब पे दिखाई दे रहा है वो नहीं, जो अर्थ के अंदर है मिड पॉइंट, उसकी पूरी अर्थ से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। बट सिंस मैंने कहा कि ये ऊपर वाला थोड़ा सा चपटा है, तो इसके कारण क्या है, जो मिड पॉइंट है ना, जो अर्थ के अंदर है मिड पॉइंट, इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस थोड़ी सी कम है, ठीक है। जो हमारा इक्वेटर है, यानी जो हमारा भूमध्य रेखा आती है जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, उससे डिस्टेंस ज्यादा है, और जो ऊपर वाली जगह है इससे डिस्टेंस कम है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि पोल्स जो है ना हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस पे ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होती है, सिंस इसकी डिस्टेंस हमारे जो मिड पॉइंट है इससे थोड़ी सी कम है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे आज, पहले मैं आपको ये अर्थ के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको एक गूगल पे एक अर्थ दिखाऊंगा कि अर्थ में बेसिकली है क्या क्या, ग्लोब में है क्या क्या, ठीक है। तो ये करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ कैसी है। तो अर्थ जो है ना, इसको हम बेसिकली आई कैन से 3 भागों में बांट सकते हैं। चलो, अब मान लो ये अर्थ है, ये डायग्राम ज्यादा बढ़िया नहीं बना तो उसको माइंड मत करना, बट मान लो ये अर्थ है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, अर्थ का सबसे ऊपर का पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है, जो अर्थ जिसपे हम रह रहे हैं ना, ये हमारी क्रस्ट है बेसिकली, ठीक है। अब ये क्रस्ट कितने तरीके की होती है, क्रस्ट होती है एक तो ओशनिक क्रस्ट होती है, ओशनिक क्रस्ट, और एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अभी ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है, तो देखो हम जो रह रहे हैं, जिस पार्ट पे अभी आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, वो है हमारी ओशनिक क्रस्ट, सॉरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। हम कॉन्टिनेंट पे रह रहे हैं, तो ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओशनिक क्रस्ट क्या होती है, जहां ओशन आता है, जो ओशन का पार्ट है वो ओशनिक क्रस्ट है। अब ओशन वो नहीं है जो आपको दिखता है, मतलब डेफिनेटली ओशन तो वही है जो आपको दिखता है, बट ओशनिक क्रस्ट वो नहीं है कि आपको लगे कि अगर आप गुजरात चले जाओ तो उस पार्ट के बाद जहां से समुद्र है उसके बाद ओशनिक क्रस्ट स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होता ये है कि सपोज ये आप यहाँ रह रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पे पानी पानी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये तो क्या है, ओशनिक क्रस्ट। अब होता क्या है, ये इस तरीके से धीरे धीरे ओशनिक क्रस्ट नीचे की तरफ जाती है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। ये ऐसे नीचे जाती है, ओशनिक क्रस्ट ऐसे नीचे जा रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद ये एक शार्प नीचे जाती है, ये पॉइंट लगभग 80 किलोमीटर होता है। मतलब आप जहां खड़े हो ना, सपोज आप गुजरात में खड़े हो अरेबिक सी पे, तो अरेबिक सी से 80 किलोमीटर तक तो कॉन्टिनेंट ही है, कॉन्टिनेंट, एटलीस्ट 80 किलोमीटर तक तो कॉन्टिनेंट ही है। इसके बाद ये थोड़ा शार्प नीचे जाता है ना, ये भी कॉन्टिनेंट है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होती है ओशनिक क्रस्ट। तो लगभग जहां से समुद्र स्टार्ट होता है ना, वहां से 100 किलोमीटर तक तो कॉन्टिनेंट ही होता है, आप जहां रह रहे हो प्लस जहां से समुद्र स्टार्ट हो रहा है उसके 100 किलोमीटर, लगभग ऑलमोस्ट बता रहा हूँ 80 से 100 किलोमीटर कॉन्टिनेंट ही होता है। उसके बाद बहुत डीप में जाके ओशनिक क्रस्ट स्टार्ट होती है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल राइज आता है, जो ट्रेंचेस होती है ना, जो मैंने आपको नाम बताया, मरियाना ट्रेंच एंड ऑल, ये सब कुछ यही पाई जाती है इसी पार्ट में, जहां कॉन्टिनेंट खत्म हो जाता है और ओशन स्टार्ट हो जाता है। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, ये अपनी कन्वेक्शन करंट थ्योरी, मैंने आपको बताया था ना कि
हिमालय, अगर हिमालय कैसे हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इंडिया ऊपर बढ़ रहा था, चाइना था, इंडिया कन्वर्ज हुआ, फिर धीरे धीरे ओशन प्लेट नीचे जा रही थी, मैंने आपको बताया था टेथिस सी था एक, ठीक है, पहले इंडिया ऊपर जा रहा था तो पूरा टेथिस सी खा गया इंडिया, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसे, तो सपोज ये इंडिया है जो ऊपर जा रहा है, ये ओशनिक, ये था टेथिस सी, ये ओशनिक क्रस्ट है यहाँ पे, ये सॉरी ये ओशनिक क्रस्ट है पूरी, और ये यहाँ से कॉन्टिनेंट क्रस्ट है। अब सिंस इंडिया ऐसे आ रहा था, ये ओशन था, ये यहाँ पे खड़ा था, ये जैसे ही यहाँ पे कोल्यूजन हुआ ना, ऐसे टकराया, ये एक दिन की बात नहीं होती है, और एक और बात ये होती है लाखों करोड़ों साल लगते हैं इन सब चीजों को होने में, तो आप अपनी आंखों से कभी देख नहीं पाओगे ये सब चीजें, ठीक है, अगर आप चाहो तो भी नहीं देख पाओगे। तो ये जो है ना ये पार्ट, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टकराए, तो ओशनिक क्रस्ट मैंने आपको बताया हैवी होती है, तो ये जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ रहा था, ये ओशनिक क्रस्ट पूरी आगे बढ़ रही थी, सॉरी ये कॉन्टिनेंट पूरा आगे बढ़ रहा था, ये ओशन नीचे जाया जा रहा था ओशनिक क्रस्ट, और ये कंटिन्यू आगे होते जा रहा था, वो होते जा रहा था, होते जा रहा था। सो इस तरीके से ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कोल्यूजन होता है, आपस में टकराती हैं चीजें। देखो अगर आप इसको ठीक से समझोगे ना तो ये सब बहुत आसान है, बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग, बट आप इसको अगर बोझ समझ के पढ़ोगे ना तो कोई कोई नहीं पढ़ा सकता फिर आपको, ठीक है। तो इसको इंटरेस्टिंगली समझने की कोशिश करो, ये बहुत ऐसे, ये ज्योग्राफी है ना, अपन ने 9th 10th तक कभी भी इमेजिन नहीं की होगी कि ऐसी चीजें हो सकती है ज्योग्राफी में, ठीक है। सो इस तरीके से कल्यूजन होता है, दो चीजों का कल्यूजन हो रहा है, ओशन की क्रस्ट नीचे जा रही है, कॉन्टिनेंटल सिंस हल्का है, कॉन्टिनेंट हल्का होता है तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से सपोज ये ओशन है तो ये कल्यूजन हो रहा है, ये इस तरीके से पूरा सबडक्ट होती जा रही है, सबडक्ट होती जा रही है, और ये ओशन पूरा ऊपर चढ़ते, कॉन्टिनेंट पूरा ऊपर चढ़ता जा रहा है, एक टाइम पे ये ओशनिक क्रस्ट पूरी अंदर डूब जाएगी, पूरी नीचे चली जाएगी, और फिर इसका क्या होगा, ये वही रिसाइकलिंग प्रोसेस, मैग्मा बनता है, लावा बनता है, फिर ये मिड ओशनिक रिज से बाहर आता है, यहाँ से बसाल्ट बनता है, और यहाँ पे ये नई प्लेट बनती जाती है, ये पार्ट यहाँ पे नीचे जाते जा रहा है, और यहाँ पे नई ओशनिक प्लेट बनती जा रही है। सो मैं बता रहा था आपको क्रस्ट के बारे में, क्रस्ट दो तरीके की होती है, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, सो हम लोग क्रस्ट पढ़ रहे थे, हमने क्रस्ट पढ़ चुके हैं, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मैंने आपको बता भी दिया कि ओशनिक क्रस्ट क्या होती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट के नीचे जो है, अच्छा एक और चीज, ओशनिक क्रस्ट किस चीजों से बनी है, ओशनिक क्रस्ट जो है ना, ओशनिक क्रस्ट पे जो भी वो है, ओशन जो भी है पूरा, वो बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीमा। सीमा रॉक्स पाई जाती है यहाँ पे, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जो ओशन में रॉक्स पाई जाती है ना, उनमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम का कंपोनेंट होता है। जो कॉन्टिनेंट पे रॉक्स पाई जाती है, ये कॉन्टिनेंट है सपोज जहां पे मैं रह रहा हूँ, तो यहाँ पे सियाल पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, तो ये बोलते हैं सियाल बोलते हैं इसको। तो कॉन्टिनेंट पे सियाल रॉक्स पाई जाती है, ओशन में सीमा रॉक्स पाई जाती है। और ये जो है ना कोर पार्ट, ये पूरा कोर है, इसमें नीफे पाई जाती है, निकल और फेरम, ये आगे बता दूंगा मैं। तो हम क्रस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, क्रस्ट क्या होता है और क्रस्ट कितने तरीके का होता है। आप चाहो तो ये सब नोट भी कर सकते हो, ठीक है, कंपल्सन नहीं है, बट इफ यू वांटेड टू डू। ये जो दूसरा पार्ट है ना अर्थ का, अर्थ में मैं अंदर जा रहा हूँ अभी, अर्थ के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले सबसे अंदर गया तो सबसे ऊपर जो है वो क्रस्ट मिला, इसकी ऊंचाई मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कुछ 100 किलोमीटर तक होती है। जो हमारा क्रस्ट का पार्ट है ये कुछ 100 किलोमीटर होता है, ये है मेंटल पार्ट, ठीक है। अब मेंटल क्या होता है, देखो मेंटल जो हम वॉल्केनो बाहर आता है ना, लावा, लावा जो बाहर आता है वॉल्केनो के थ्रू, अंदर मैग्मा होता है, बाहर लावा आता है, मैंने आपको बताया था। तो ये लावा जो है ये मेंटल पोर्शन से ही आता है, ठीक है। ये मेंटल पोर्शन भी दो पार्ट होता है इसका, जो मेंटल ऊपर ऊपर वाली मेंटल है ना,
इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फियर, एस्थेनोस्फियर। और जो इसके अंदर है ये होता है प्रॉपर मेंटल, ठीक है, ये मेंटल पार्ट होता है। एक सेकंड यार, सॉरी। ठीक है, सॉरी, वो एक मीटिंग कॉल था। तो ये जो एस्थेनोस्फियर है ना, ये क्या है, जो लावा है ये इसी एस्थेनोस्फियर से बाहर आता है, इसी पार्ट से बाहर आता है, एस्थेनोस्फियर से। यहाँ लावा होता है जो कि क्रस्ट के थ्रू, क्रस्ट से होता हुआ फिर अपने वॉल्केनोस के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो क्रस्ट है और एस्थेनोस्फियर है, क्रस्ट, क्रस्ट प्लस एस्थेनोस्फियर, इन दोनों को मिला के बोला जाता है लिथोस्फियर। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये लर्न करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये जो एक पार्ट है ना, सबसे ऊपर तो हो गया क्रस्ट, उसके नीचे हो गया एस्थेनोस्फियर, फिर हो गया ये जो पूरा है मेंटल, मेंटल के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एस्थेनोस्फियर और नीचे वाले को वही मेंटल ही बोलते हैं, ठीक है। ये क्रस्ट प्लस एस्थेनोस्फियर, यानी क्रस्ट प्लस थोड़ा सा पार्ट ऑफ मेंटल, इट्स कॉल्ड लिथोस्फियर। लावा जो है ये इस एस्थेनोस्फियर में जमा रहता है, ठीक है। तो क्रस्ट हो गया और मेंटल हो गया। क्रस्ट में मैंने बताया ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मेंटल में मैंने बताया एस्थेनोस्फियर और नीचे मेंटल। और जो एस्थेनोस्फियर है प्लस क्रस्ट, एस्थेनोस्फियर प्लस क्रस्ट, ये दोनों मिलके होता है लिथोस्फियर। और जो एस्थेनोस्फियर है यही एक सोर्स है लावा का, यहीं से लावा बाहर आता है, ठीक है। अब और नीचे चलते हैं, एकदम लगभग ये बीच में आ गए, ये पॉइंट है सेंटर पॉइंट अर्थ का, मान लो, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट, ये अंदर अंदर का, इसको बोलते हैं कोर। ये है आउटर कोर और ये है इनर कोर। अब मैंने इन दोनों को अलग अलग क्यों करके लिखा, सिंस ये दोनों कोर है फिर भी मैंने अलग अलग करके क्यों लिखा, क्योंकि जो आउटर कोर है ना ये लिक्विड है, यहाँ लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब आई कैन से मैग्मा भरा होता है थोड़ा बहुत, या फिर जो भी इसमें मटेरियल है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो इनर कोर है यहाँ पे मटेरियल सॉलिड फॉर्म में होता है। कोर में बेसिकली पाया तो जाता है निकल और फेरम, निकल प्लस फेरम, फेरम मतलब आयरन, आयरन लोहा, ठीक है। तो कोर में पाया तो जाता है निकल और फेरम, बट ये जो आउटर कोर में जो निकल और फेरम है ना ये होता है लिक्विड पोजीशन में, और जो इनर कोर में है ये सॉलिड पोजीशन में होता है। तो इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग करके लिखा, ठीक है। सो मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कि अर्थ अंदर से कैसी होती है हमारी अर्थ। अगर जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे तो क्रस्ट आएगा, फिर मेंटल आएगा, फिर कोर आएगा। कोर दो तरीके का, आउटर कोर, इनर कोर। क्रस्ट दो तरीके की, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। उसके अलावा मेंटल दो तरीके की, एस्थेनोस्फियर और मेंटल। एस्थेनोस्फियर प्लस क्रस्ट मिला के हमारा होता है लिथोस्फियर। ऑल दीज थिंग्स आर डन। अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक बार बेसिक बता देता हूँ कि जो हमारी अर्थ है ये दिखती कैसी है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट कहाँ है, ओशन कहाँ कहाँ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ ना ये थोड़ा सा क्लियर होने लगे चीजें। सॉरी, मैं ये वाला खोलता हूँ, ठीक है। एक सेकंड वेट करना यार, सॉरी।
सो मैंने यहाँ पे एक अपना अर्थ का जो मैप है ये कॉपी कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। सो हम एक बार इसको जूम करके देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा अर्थ है ये, यहाँ पर ये एक सेकेंड। ठीक है, सो है ना, ये हमारा इंडिया है। यहाँ पे ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। हमको सबको पता है कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है, यानी कि कर्क रेखा। तो अब ये कर्क रेखा है क्या, मकर रेखा है क्या? मैंने आपको बताया था कि हमारे अर्थ का जो शेप है वो जियोइड शेप है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख भी सकते हैं कि अर्थ ऐसे गोला है, यहाँ पे ऐसे गोला है, ठीक है। बट ये तो सिंस आप लोग कहेंगे कि यार ये तो आपने ठीक से लिया नहीं, यहाँ तो अंटार्कटिका भी नहीं है। बट होता क्या है कि अर्थ ऐसे गोला जा रही है और नीचे से थोड़ी सी ये फ्लैट है, ऐसी फ्लैट है, फिर यहाँ से वापस गोला हो रही है और फिर ये फ्लैट है। मैंने जो आपको बताई थी मरियाना ट्रेंच, वो कुछ इस जगह पे है, इस जगह पे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे कुछ मरियाना ट्रेंच है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया। हम जो 7 कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, ये हो गया यूरोप, ये वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन है हमारा अफ्रीका का, ठीक है। ये वाला पोर्शन है हमारा एशिया का, जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये वाला पोर्शन है हमारा नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। ये वाला पोर्शन है हमारा साउथ अमेरिका का, ठीक है। ये वाला पोर्शन है हमारा ऑस्ट्रेलिया का, और ये नीचे है ना, नीचे यहाँ अंटार्कटिका है। ये सदर्न ओशन के नीचे अंटार्कटिका है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि ये सब कुछ है ना पहले एक ही पार्ट का हिस्सा थे, ठीक है। हमारे ये अल्फ्रेड वैगनर ने भी कहा था कि यार ये सब एक ही पार्ट का हिस्सा थे। तो उसने ऐसा क्यों कहा था कि इस लाइन को देखो, ये वाली लाइन, ठीक है, और इस लाइन को देखो। अगर आप रियल मैप पे देखोगे ना तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इस तरीके से थोड़ा सा बेंट होके यहाँ पे जुड़ जाएगी, ठीक है, और ये पूरा फिट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही, इस जगह पे भी कुछ ऐसा ही एक सिनेरियो बनता है कि ये दोनों आपस में जुड़ रही है कहीं ना कहीं। ये ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा ही है। तो इसलिए अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि यार ये सब कुछ पहले ना एक ही कॉन्टिनेंट, एक ही पार्ट का हिस्सा थे, और बाद में ये सब कुछ अलग अलग हुआ, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था अर्थ में ये है हमारी इक्वेटर। एक सेकेंड, ये वाली जो लाइन है ना बीच में, ये इक्वेटर की लाइन है। इक्वेटर है क्या? इक्वेटर बीच में जाने वाला वो पार्ट है जो कि पूरी अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है, ऊपर नीचे इक्वल डिस्टेंस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। अब ये 23.5 डिग्री है क्या? तो अर्थ को यहाँ से बेसिकली ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट तो ये होगा, बट आप लोग अज्यूम करो अर्थ के अंदर जाके कि इसके जो अंदर है ना, ये अर्थ पूरा ऐसे गोला होती है, ऐसे पूरी राउंड होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे, अंदर की साइड अर्थ में जाएंगे और पीछे से भी आएंगे, तो जो अर्थ के अंदर जो इक्वल पॉइंट होगा ना, वहां से जो अर्थ के मिड में पॉइंट होगा, वहां से 23.5 डिग्री सेल्सियस ऐसा कोण बनता है यहाँ पे, 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण बनता है, इसलिए इसको 23.5 डिग्री कैंसर बोला जाता है, और नीचे सेम बोला जाता है 23.5 डिग्री कैप्रिकॉन। ये जो लाइन है ना, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये इस तरीके से यहाँ पे 23 का कोण बनता है। यहाँ पे सपोज 66 का 66.6 का कोण बनता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर नॉर्थ पोल स्टार्ट हो जाता है। ये वाली लाइन है, इसके ऊपर नॉर्थ पोल स्टार्ट हो जाता है। सेम यहाँ पे 66.5 डिग्री, इसके नीचे साउथ पोल स्टार्ट हो जाता है। अब पोल्स क्या होते हैं? यहाँ पे पोल है, ये जो नीचे है ना, इसको साउथ पोल बोलते हैं, और इसको ऊपर वाले को नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो रशिया हो गया,
या कनाडा हो गया, इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स पोल में आते हैं जहाँ पे बर्फ हमेशा जमी रहती है। और शायद आप लोगों ने एक चीज ये भी सुनी होगी कहीं से कि यार अर्थ पे ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे आधा टाइम दिन रहता है और आधा टाइम रात रहती है। तो ये बात एक्चुअली सच है, ऐसा पॉइंट है। अब ऐसा पॉइंट हो कैसे सकता है? तो वो है सिंस हमारी अर्थ ऐसे झुकी हुई है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये अर्थ इस तरीके से झुकी हुई है, ज्यादा टेढ़ा हो गया, पर 23.5 डिग्री के एंगल पे अर्थ झुकी हुई है। सपोज यहाँ पे सन है, ठीक है, अर्थ हमारी घूम रही है इस तरीके से, है ना, ऐसे 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 घूम रही है। तो अज्यूम करो कि अर्थ ऐसे घूम रही है, एक बार घूमती है अर्थ तो एक दिन पूरा होता है, ठीक है। अब इस अर्थ की रोशनी यहाँ सॉरी इस सन की रोशनी यहाँ से जा रही है यहाँ तक और फिर निकल जा रही है। अब जहां तक सन की रोशनी पहुंच पा रही है वहां तक दिन है, जहां नहीं पहुंच पाती वहां तक रात है। तो ये जो 50 डिग्री है, ये जो 50% है, यहाँ पे अर्थ की रोशनी पहुंच रही है, ठीक है। अर्थ हमारी घूम रही है ऐसे, इस तरीके से, और इस 50% पे रोशनी पहुंच रही है। अब एक बार अपने दिमाग में अज्यूम करना ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट का क्या होगा? सिंस अर्थ जो है इस यहाँ ये अपना जो एंगल है, सेंटर पॉइंट है, यहां से घूम रही है, ये पॉइंट तो पूरे दिन भर अर्थ के सन के सामने ही रहेगा ना। अगर अर्थ ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और ऐसे ऐसे घूमते घूमते अर्थ के सन के पूरे चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो हमेशा यहाँ तक सन के सामने ही रहेगा। और ये जब ये पूरा पीछे आ जाएगा ना, तब ये नीचे वाला पॉइंट सन के सामने हो जाएगा और ऊपर वाला पॉइंट सन के पीछे की साइड हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे आई कैन से कि 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। सेम इस वाले पॉइंट के साथ होता है, सॉरी इस वाले पॉइंट के साथ होता है जहां से अर्थ घूम रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 महीने दिन रहेगा, 6 महीने रात रहेगी। तो ये जो बात है ना, आपने शायद कहीं ना कहीं सुनी हो कि 6 महीने दिन 6 महीने रात, ठीक है। पहले तो बच्चों जैसा लगता होगा कि यार ऐसा होता है क्या, बट ये होता है, एक्चुअल में होता है ये चीज, ठीक है। सो हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, हमारी अर्थ कैसी है, हमने हमारे थोड़े से कॉन्टिनेंट्स देख लिए, हमने हमारे सी देख लिए, समुद्र नहीं, सी नहीं देखे यार। तो ये है सॉरी एक सेकंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक सेकंड, ये है अटलांटिक सी, नॉर्थ अटलांटिक सी, ये पूरा अटलांटिक सी है वैसे तो, ठीक है। ये और एक और चीज, ये हमारा ग्लोब है जो पूरा गोला होता है ना, इसको ऐसे खोल के दिखा रखा है। तो ये क्या है, ये जो पार्ट है ना, ये यही पार्ट है जो कि एक सेकंड, जो यहाँ पे है ये वाला पार्ट, देखो ये रशिया ही है, ये रशिया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि अर्थ पूरी गोला है ना। तो अलास्का और रशिया, ये दोनों पार्ट बिल्कुल पास पास है। ऐसा नहीं है कि ये एक दुनिया का एक तरफ छोर है, ये दुनिया का दूसरा छोर है, ये दोनों पास पास है सिंस अर्थ गोल है हमारी, ठीक है। तो ये, अब ये वाला पॉइंट सपोज यहाँ पे ये लाइन है, ये है 0 डिग्री लाइन, जिनको हम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी लाइन से हमारा टाइम और डेट डिसाइड होता है, ठीक है। और ये एक कमेटी बैठी थी जिसने कि डिसाइड किया था कि पूरे वर्ल्ड में ये एक स्टैंडर्ड टाइम होगा। अब इसके बेसिस पे हम लोग टाइम डिटरमाइन करेंगे। तो इस लाइन से हम जैसे जैसे इस तरफ जाते हैं ना, तो हम आवर्स में प्लस करते जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज अभी लंदन में अगर लंदन में 3 बज रहे हैं और लंदन है 0 डिग्री पे, ये यहाँ पे है लंदन और ये 0 डिग्री पे है और यहाँ पे 3 बज रहे हैं, तो हम जैसे जैसे डिग्री में इधर जाएंगे ना, उसी तरीके से इसमें टाइम बढ़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पे इंडिया है सपोज, ये है 82 डिग्री 5 मिनट्स हमने ले रखा है हमारा स्टैंडर्ड। हमारा स्टैंडर्ड ले रखा है कि इस हम हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमारी जो टाइम लाइन है ना, वो 82 डिग्री 5 मिनट को मानेंगे। तो क्या होगा, हम जैसे जैसे इधर चलेंगे ना, 82 डिग्री 5 मिनट पे आएंगे, तो वहां उतने टाइम, उतने हिसाब से टाइम ऐड हो जाएगा। तो 82 डिग्री 5 मिनट पे कितना बैठता है? ऑलमोस्ट बैठता है आई कैन से
5 घंटे और 30 मिनट। अब इसकी बहुत लंबी कैलकुलेशन अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारे एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24, और हमारे डिग्री होती है 360। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि 360 डिवाइड बाय 24 करेंगे हम, तो एक स्पेसिफिक निकलेगा, आई कैन से 15 टाइम्स डिवाइड होता है 15 डिग्री। तो एक घंटे में 1 आवर हम कहते हैं 15 डिग्री का एक मार्जिन होता है, ठीक है। एक आवर में 15 डिग्री का मार्जिन होता है। कैसे? कि अगर आप 15 डिग्री इधर जाओगे ना, अब ये डिग्री क्या है? अगेन ये जो अर्थ का सेंटर पॉइंट है ना, या अर्थ का सेंटर पॉइंट है, इससे ये डिग्री नापी हुई है। अगर ये अर्थ का मिड में, अर्थ के अंदर, इमेजिन करो अपने आप को कि आप ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसके अंदर जा रहे हो, ऐसे ऐसे अंदर जा रहे हो, ठीक है। तो अब जब सेंटर में पहुंच जाओगे ना, वहां से 15 डिग्री नापो, ऐसे। तो ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इसी तरीके से इंडिया तक जब इस तरीके से डिग्री नापते हैं, ठीक है। शायद मैं ये गलत बता रहा हूँ, इस पॉइंट से नहीं नापते ये, और किसी पॉइंट से नापते हैं, बट हाँ, ये 82 डिग्री 5 मिनट्स कैसे आया? ये कुछ इसी तरीके से आया कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये जैसे इंडिया है, ये 82 डिग्री 5 मिनट्स है, यहाँ 90 मिनट हो जाएगा कुछ, यहाँ कोने में 180 हो जाएगा, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे 180 हो जाएगा। तो 180 180 पूरा 360, ये पूरा एक गोला है 360 का, ठीक है। तो इस तरीके से डिग्री नापते हैं और टाइम नापते हैं। तो टाइम कैसे नापते हैं? देखो, 1 आवर में हम कह सकते हैं 15 डिग्री, तो इसी तरीके से 60 मिनट में 15 डिग्री। ये काम का नहीं है, बस एक आपकी क्यूरियोसिटी हो सकती है तो उसको क्लियर करने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ 4 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। यानी कि जब आप 1 डिग्री इस तरफ जाओगे ना, 1 डिग्री इस तरफ, ये इस ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से 1 डिग्री इस तरफ जाओगे, तो हम कह सकते हैं जो इंग्लैंड का टाइम है ना, उसमें हम 4 मिनट कर लेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से सपोज हम 82 डिग्री 5 मिनट हमने ले रखी इंडिया की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि इंडिया जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 6 मिनट तक है इंडिया का ये पूरा। हम कह सकते हैं अगर इंडिया फैला हुआ है ना, एक सेकेंड, इंडिया जो फैला हुआ है ये सॉरी, ये यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट है। तो इन दोनों का एकदम बीच वाला पोर्शन कैसे निकालेंगे? इन दोनों को डिवाइड कर इन दोनों को ऐड करके इसमें 2 का डिवाइड कर लो, तो आता है 82 डिग्री 5 मिनट। तो ये कहीं ना कहीं से कहां से गुजरती है? यूपी में एक जगह वहां से गुजरती है। तो इस पोर्शन को, इस प्लेस को हमने ले रखा है हमारा स्टैंडर्ड टाइम, कि ग्रीनविच मेरिडियन से हम इतना टाइम कैलकुलेट करेंगे और जितना भी आएगा वो हमारा टाइम होगा। तो सपोज अभी लंदन में 3 बजे, अभी लंदन में 3 बजे, हम बोल रहे हैं कि जैसे ही आप 1 डिग्री इधर चलोगे तो 4 मिनट का टाइम में इजाफा हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं अगर मैं 82 डिग्री 5 मिनट इधर चलूंगा तो कितना टाइम का इजाफा होगा? तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, 8 4 जा 320, 320 और 2.5 4 जा +10, यानी 330 मिनट। तो मैं ये कह रहा हूं अगर मैं 82 डिग्री 5 मिनट इधर चलता हूं ना, तो 330 मिनट का इजाफा होना चाहिए टाइम में कंपैरिजन टू इंग्लैंड। मतलब हम इंग्लैंड से 330 मिनट आगे होनी चाहिए। तो अब 330 मिनट को मैं बोल सकता हूँ 5 घंटे 30 मिनट, 5 एंड 30 मिनट। सो इंग्लैंड में सपोज 3 बजे अभी, तो यहाँ 8:30। ये हमने पूरा बता दिया कि टाइमलाइन कैसे काम करती है। इसी तरीके से डेट लाइन काम करती है, ठीक है। हमने डेट लाइन कैसे, अब आप अगर क्यूरियस हो तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मुझे पता नहीं आप हो या नहीं हो, ठीक है, बट डेट लाइन कैसे काम करती है थोड़ा सा एक बार इस पे भी नजर मार लेते हैं। देखो डेट लाइन जो डिसाइड कर रखी है ना, वो यहां से गुजरती है कहीं ना कहीं, कुछ 180 डिग्री से, इस जगह से। और ये सीधी नहीं है डेट लाइन,
डेट लाइन है ना ऐसे तिरछी मिर्ची करके ऐसे, क्यों? क्योंकि किसी भी लैंडस्केप को काटना नहीं चाहती डेट लाइन, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर ये मान ले इस ब्राजील को ऐसा काट दिया, तो ब्राजील में यहाँ तो हो रही है 24 तारीख, यहाँ हो रही है 25 तारीख, तो इस तरीके का कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये डेट लाइन है ऐसे ऐसे करके जा रही है नीचे, ठीक है पूरा। अब इसमें क्या होता है कि सपोज ये अलास्का और यूएसए जो है ना, इसके बीच में से जाती है ऐसे। यहाँ पे अलास्का में अगर आप जाते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा, जैसे अलास्का में सपोज 24 है तो यहाँ 25, इस तरीके से डेट लाइन चलती है। तो ये जो 90 डिग्री सॉरी ये 0 डिग्री हमने बनाया ना, इसका बिल्कुल अपोजिट है 180 डिग्री, इसके बिल्कुल अपोजिट। सपोज ये गोला आप इमेजिन कर रहे हो, अगर यहाँ पे ये गोले में इस जगह पे 0 डिग्री है, तो इसके बिल्कुल पीछे होगी डेट लाइन, तो इसके बिल्कुल पीछे ये वाला पार्ट आता है, ये वाला। तो यहाँ पे 180 डिग्री डेट लाइन बना रखी है। ये टाइम लाइन हो गई, ये डेट लाइन हो गई। डेट लाइन कैसे काम करती है और टाइम लाइन कैसे काम करती है ये मैंने बता दिया। यहाँ एक दिन का फर्क रहता है, ठीक है, दोनों तरफ, अलास्का में और यूएसए में। सो हमने एक बेसिक कंप्लीट कर लिया कि अर्थ कैसी है हमारी, ये हमारा ग्लोब है पूरा, हमारा ग्लोब कैसे है, हमारी अर्थ कैसी है, ये सब कुछ एक बेसिक सा देख लिया हमने, ठीक है। थोड़े से हम लोग सॉरी फिर से हम भटक गए थे शायद। हम सीज देख रहे थे हमारे ओशन से, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन ये वाला है, कलर चेंज करने दो, ये वाला है पैसिफिक ओशन, ये यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये ऐसा मत बोलना कि ये इतना दूर दूर कैसे एक ओशन, अगेन ये पूरा गोला है तो ये कॉन्टिन्यूटी में है, ये जो यहाँ से पूरा घूम के और यही वाला पार्ट है, इसके पीछे कुछ नहीं है, जो आपको दिख रहा है ना वो सब कुछ यही है पूरा का पूरा, ठीक है। जो ग्लोब है ना, अर्थ है, ये पूरी यही है, ऐसे ये गोले को ऐसे खोल के रख रखा है बस आपके सामने। तो ये पैसिफिक है ये पूरा, यहाँ इंडियन ओशन हो गया, ये साउथ अटलांटिक, ये पूरा अटलांटिक ओशन, अगेन ये पूरा अटलांटिक ओशन हो गया, ये इंडियन ओशन हो गया। यहाँ पे ये रेड सी है, ये वाला पार्ट है, ये रेड सी है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। स्ट्रेट क्या होती है कि जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है, तो ये जो पर्शियन गल्फ है ना, ये बीच में पर्शियन गल्फ है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पे, ये गल्फ ऑफ ओमान है, और ये अरेबियन सी है, ये गल्फ ऑफ यमन है, यहाँ पे बाबल मंडल है, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडल, इसके थ्रू रेड सी और गल्फ ऑफ यमन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, इस तरीके से बहुत सारे सी है, बहुत सारे। और ये कैसे बना, जो हमारे एक थे अल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, वो बोल रहे हैं कि ये जितना भी है ना, ये पूरा लैंडस्केप, ये पहले यहाँ पे था। एक सेकेंड, आप थोड़ा सा क्लियर हो करते हैं। और ये पूरा जो लैंडस्केप है ना, ये यहाँ पे था, ये बीच में गोला, ये जितना भी आपको लैंडस्केप दिख रहा है, ये हो गया, 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 सिर्फ इतना सा लैंडस्केप था और चारों तरफ पानी पानी था। ये इस पार्ट को बोलते थे पेंजिया और इसको बोलते थे पैंथा लासा। अब हुआ क्या, ये पेंजिया जो है ये टूट गया और कुछ पार्ट यहाँ चला गया, कुछ पार्ट यहाँ चला गया, कुछ पार्ट यहाँ चला गया, कुछ पार्ट ये रहा, कुछ पार्ट ये रहा, इस तरीके से पूरा बिखर गया। तो ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वैगनर। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग जो कि हमने अभी तक पढ़ा पिछले 2 या 3 दिन में। So let's get back to the chapter again. Okay. हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया कि कैसे क्या है, हमारा अर्थ कैसी बनी हुई है। सो आई थिंक आज का चैप्टर काफी लंबा हो गया, तो थोड़ा सा करके और यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे थे, हमने अभी पढ़ लिया कि अर्थ कैसी है हमारे अंदर से, क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ लिए हमने। अब अर्थक्वेक जो है वो जनरेट कहाँ से होता है। देखो अर्थक्वेक जो है ना, ये जो अर्थ है हमारी, इसके अंदर से जनरेट होता है यहाँ से। सपोज ये जो मैंने आपको बताया था एस्थेनोस्फियर, एस्थेनोस्फियर से अर्थक्वेक जनरेट होता है। तो एस्थेनोस्फियर में जो रॉक्स है ना, ये आपस में सपोज कन्वर्जन हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, इसके कारण अर्थक्वेक जनरेट होता है। बहुत सारे कारण है, बट ये एक मेजर रीजन है अर्थक्वेक जनरेट होने का, कि हमारे जो अंदर जो रॉक्स है
वो आपस में कॉल्यूजन कर रही है, डाइवर्जन कर रही है, इसको बोलते हैं टेक्टोनिक वे, टेक्टोनिक टेक्टोनिक अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक के कारण होती है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। सो यहाँ पे जो कोल्यूजन और डाइवर्जन हो रहा है ना, इसके कारण अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, यहाँ से अर्थक्वेक ऊपर आता है, और ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला फोकस पॉइंट बोलते हैं, जिसको हाइपो सेंटर भी बोलते हैं, हाइपो सेंटर। यहां से अर्थक्वेक ये ऊपर आता है, और सपोज इस पॉइंट पे अर्थक्वेक सबसे पहले डिटेक्ट हुआ, तो इसको बोलते हैं एपी सेंटर। जो अर्थक्वेक की वेव्स अंदर चलती है ना, ये पूरी अर्थ है, यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ, ये अंदर से अर्थक्वेक की वेव्स ऊपर आ रही है। सो ये जो पार्ट है ना, जहां से अर्थक्वेक की वेव्स ऊपर आ रही है, ये जो वेव्स है, इसको बोलते हैं बॉडी वेव्स। और जहां पे ये सरफेस पे मिलती है, इसको बोलते हैं सरफेस वेव्स। तो ये बॉडी वेव्स हो गई और ये सरफेस वेव्स हो गई, ठीक है। अब बॉडी वेव्स भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी वेव्स और एक होती है सेकेंडरी वेव्स। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो दो वेव्स है ना, इन्हीं के कारण हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या मटेरियल और कैसे हमारी अर्थ बनी हुई है। कैसे? जो प्राइमरी वेव्स है ना, एक सेकेंड, जो ये प्राइमरी वेव्स है, ये लाइक साउंड वेव्स है। अब साउंड वेव्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे साउंड जो है वो तीनों मीडियम में फ्लो करता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। उसी तरीके से ये प्राइमरी वेव्स भी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में फ्लो करती है, बट इसके फ्लो करने का तरीका बदल जाता है। जैसे ये जो सपोज साइंटिस्ट ने जो प्राइमरी वेव्स बनाई, इनको जब सॉलिड में वेव किया, तो सॉलिड में ये सबसे फास्टेस्ट थी, फास्टेस्ट। लिक्विड में उससे स्लो, और गैस में स्लोएस्ट। तो जो प्राइमरी वेव्स है, वो जैसे ही सॉलिड में जाएगी तो बहुत तेज गति से जाएगी, लिक्विड में जाती स्लो हो जाएगी, और गैस में स्लोएस्ट होएगी, बट मूव करेगी, आगे मूव करेगी। जबकि जो सेकेंडरी वेव्स है ना, इसको इसलिए सेकेंडरी बोलते हैं क्योंकि ये सेकेंडरीली रिपोर्ट की जाती है सीस्मोग्राफ पे। तो जो सेकेंडरी वेव्स है, वो सिर्फ ओनली सॉलिड में फ्लो करती है, ये लिक्विड और गैस में एकदम न्यूट्रल हो जाती है, बहती ही नहीं है। तो इस तरीके से आप साइंटिस्ट ने क्या किया, ये सपोज अर्थक्वेक है, इस पॉइंट से इन्होंने प्राइमरी वेव्स डाली। तो प्राइमरी वेव्स, अब इनको पता करना था कि सॉलिड कहाँ है, लिक्विड कहाँ है, गैस का है। तो जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है ना, यहाँ पे तो बहुत तेज गई है वेव्स, फिर यहाँ पे आके धीरे हो गई, ठीक है। और अंदर फिर एक और पोर्शन आया, इसके बाद फिर तेज हो गई, फिर वापस धीरे, और फिर तेज हो गई। तो इस पॉइंट पे सपोज ये यहाँ से जो इन्होंने स्टार्ट की थी ना, सपोज ये यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एट इंडिया, जो कि है 82 डिग्री 5 मिनट पे, मतलब 68 से और 97 के बीच में है। हम लोगों को पता है, अभी अभी देखा था। तो सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, और ये अमेरिका है जो इंडिया के ग्लोब में बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये सीस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड की, तो इन्होंने पूरा वेव देखा कि कैसे कैसे फ्लो हुई है वेव, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि शुरुआत में तो बहुत तेज गई, फिर स्लो हो गई, फिर वापस तेज हुई, फिर स्लो हो गई, फिर वापस तेज हुई। तो सिंस हमें पता है कि जब फास्ट जाती है तो इसका मतलब सॉलिड है, और जब स्लो जाती है तो लिक्विड है। तो इस तरीके से पता चला कि आउटर जो कोर है ना हमारा, हमने देखा था आउटर कोर और इनर कोर, आउटर कोर लिक्विड है, और जो इनर कोर है ये हमारा सॉलिड है। इस तरीके से साइंटिस्ट को पता चला कि यार कहाँ पे सॉलिड पार्ट है, कहाँ पे लिक्विड पार्ट है, और कहाँ पे गैसियस पार्ट है। सो जो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव, ये तीनों ही वेव्स है, ये होती है, इनको कहते हैं हम अर्थक्वेक वेव्स। और अर्थक्वेक वेव बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये जानने के लिए कि हमारा अर्थ अंदर से कैसे बना हुआ है। ओके, अब आप ही बताओ कि जो सबसे डेंजरस वेव्स होगी, जो ह्यूमन के लिए सबसे डेंजरस वेव्स होगी, वो कौन सी हो सकती है? डेफिनेटली सरफेस वेव्स, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव क्या है, एक नॉर्मल इंसान को पता ही नहीं। जो सरफेस पे हम लोगों को फील होती है, जो हमें मिलती है, वो तो सरफेस वेव्स है। जब ये सरफेस रॉक से जब प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव कनेक्ट होती है ना, फिर प्राइमरी सेकेंडरी नहीं रहती, फिर ये सरफेस वेव बन जाती है। फिर ये सरफेस पे जो हमें मिलती है ना, उसको नाम दिया गया सरफेस वेव्स। फिर जो जो भी डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन होता है, सरफेस वेव करती है, ठीक है। तो हम लोगों के लिए तो सबसे डेंजरस हो गई सरफेस वेव, ठीक है। आई होप
इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये होगी प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव। हमने पढ़ लिया कि कैसे ये फ्लो करती है अंदर और कैसे कैसे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर अर्थ के अंदर क्या क्या है, ठीक है। अब इसमें बहुत ही नॉर्मल सी जो हमने पढ़ चुके हैं वो बात दी गई है। एक शेडो जोन वाला चीज पढ़ लेते हैं कि शेडो जोन क्या है। एक सेकेंड, 1 सेकेंड प्लीज। तो भाई शेडो जोन है क्या? ये हमारी अर्थ है। अगेन वही बना रहा हूं मैं, क्रस्ट, मेंटल, और ये आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। अब हम बोल रहे थे शेडो जोन कैसे बनता है। सपोज यहां से जा रही है, पहले मैं रेड में दिखा रहा हूं प्राइमरी, ठीक है, और मैं अगर ब्लू में करूंगा तो वो भी सेकेंडरी। चलो पहले प्राइमरी देखते हैं। सपोज यहां से प्राइमरी वेव्स फ्लो की उन्होंने, साइंटिस्ट ने, तो यहाँ पे तो बहुत तेज गई है, ठीक है। ये सपोज इतना पार्ट तक बहुत तेज गई, फिर इसके बाद ये यहाँ पे थोड़ी सी बेंट हो गई, ये इस तरीके से बेंट हो गई, ठीक है। फिर ये वापस तेज गई, फिर ये वापस से बेंट हो गई, और ये फिर वापस तेज गई। एक सेकेंड, अब ये इसी तरीके से उन्होंने पूरा पूरा का पूरा पूरे अर्थ में हर जगह से, यहाँ से सपोज यहाँ से सब जगह से की। तो इस तरीके से ऐसे ही जा रही थी ये, सपोज जो इस तरफ इन्होंने भेजी तो वो तो यहाँ पे निकल गई, यहाँ पे ऐसे करके निकल गई, ठीक है। जो यहाँ पे आई हल्की सी वो वेव थोड़ी सी टर्न हुई और फिर वो ऐसे निकल गई। टर्न क्यों हुई? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे लिक्विड है, तो ये ऐसे करके टर्न हुई और यहाँ पे निकल गई। ये ऐसे यहाँ से आई, टर्न हुई और ये यहाँ पे निकल गई, ऐसे टर्न हुई, यहाँ पे निकल गई। ये ऐसे सीधी आई पूरे पूरे थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ से जो गई थी ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, जो फिर से यहाँ आई ये टर्न हुई और ये ऐसे निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थक्वेक वेव हर जगह मिल रही है। बट साइंटिस्ट ने एक बात नोट की कि यहाँ से जो एंगल बनाया इन्होंने एक, ये 105 डिग्री है, यहाँ से इस पॉइंट से ये एंगल 105 डिग्री है, ये पॉइंट 145 डिग्री है, 105 डिग्री, ये 145 डिग्री। तो इस बीच में कोई भी वेव्स रिसीव नहीं हुई। तो इससे साइंटिस्ट को पता चल गया कि यार यहाँ पे वेव टर्न हो रही है, तो इसका मतलब ये लिक्विड पार्ट है। हाँ लिक्विड पार्ट है ये आउटर कोर में। तो सिंस यहाँ से वेव टर्न हुई और ये ऐसे ऐसे करके 145-46 पे, ऐसे 45 के आगे आगे ऐसे ऐसे यहाँ पे मिल रही है, बट यहाँ पे हमें कोई वेव नहीं मिली। इस वाले पोर्शन पे हमें कोई भी वेव नहीं मिली, ये यहाँ पे। अब ऐसे ही इन्होंने सेम काम किया सेकेंडरी वेव्स के साथ। सपोज यहाँ पे इन्होंने सेकेंडरी वेव छोड़ी, तो हमें पता है कि सेकेंडरी वेव जो है ये सिर्फ सॉलिड में जाती है, लिक्विड और गैस में तो जाती नहीं है। तो यहाँ से इन्होंने ऐसे छोड़ा, तो सेकेंडरी वेव कैसे गई? इस तरीके से। यहाँ पे तो सेम प्राइमरी वेव्स की तरह गई। यहाँ मुझे लगता है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो एक दूसरी शीट खोल लेते हैं। एक सेकेंड, मैं वैसे ही बना लेता हूँ। आप लोगों को पता है ये सब क्या बनाया मैंने? क्रस्ट मेटल आउटर कोर इनर कोर। अब यहाँ से हम सेकेंडरी वेव छोड़ रहे हैं, ये सेकेंडरी वेव इस जगह से छोड़ रहा हूँ मैं। तो सेकेंडरी वेव में यहाँ पे शुरुआत में तो प्राइमरी वेव की तरह बिहेवियर किया। ऐसे तो ये ऐसे ही गई जैसे प्राइमरी वेव जा रही थी ना, इसी तरीके से। ये यहाँ पे ये ऐसे ऐसे ऐसे। बट जो सीधी वेव जा रही थी ना, उसने क्या किया, ये जो है ना, ये सिंस हमें पता है लिक्विड है और सेकेंडरी वेव लिक्विड में कहाँ जाती,
तो यहाँ से जाती न्यूट्रल हो गई। तो ये जो पॉइंट है ना 105, यहाँ तक तो सेम हुआ सब कुछ, बट इसके बाद ये मिली ही नहीं। तो हमें ये पता चल गया कि ये लिक्विड है, बहुत कंफर्म हो गया अब ये बात कि यहाँ पे लिक्विड है, इसलिए यहाँ पे फ्लो नहीं की, और ये इसलिए यहाँ पे सिंस इसलिए फ्लो नहीं की। तो 105 डिग्री के बाद हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी वेव्स है ये फ्लो नहीं करती, और 145 के बाद सॉरी 105 से 145 के बीच में प्राइमरी वेव्स फ्लो नहीं करती। क्यों? ये क्योंकि आउटर कोर में लिक्विड पाया जाता है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस, देयर शुड नॉट बी एनी मोर डाउट विद दिस। ओके, अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे सिंपली मेल कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, आई विल आंसर देयर। ओके, आप लोगों को मेरी मेल आईडी पता होगी, AAYUSH09098@gmail.com, या सिंपल कमेंट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि ये शेडो जोन कैसे बनते हैं, अर्थक्वेक। अब अच्छा, अब ये तो बहुत सिंपल थी, अर्थक्वेक कैसे होते हैं। एक तो टेक्टोनिक मैंने आपको बताया, कन्वर्जन, डाइवर्जन, डाइवर्जन भी बाउंड्री होती है। एक तो होता है कि जो बताया था मैंने आपको, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल एक तरफ आ रही है, अगर ओशनिक कॉन्टिनेंटल दोनों दूसरी तरफ जा रही है, सपोज ये एक प्लेट है पूरी की पूरी, ये पूरी प्लेट जुड़ी हुई है, बट यहाँ पे नीचे एक सेल चलते हैं, टेक्टोनिक सेल। वो भी अगले, अब मैं बताऊंगा अगले चैप्टर में कि टेक्टोनिक सेल कैसे चलता है। तो सपोज वो टेक्टोनिक सेल उल्टे घूम रहा है, तो ये जो अगर कॉन्टिनेंट भी होगा ना, ये बीच में से तोड़ देगा इस कॉन्टिनेंट को, तो ये कॉन्टिनेंट इधर चल जाएगा आधा और इधर चल जाएगा। इसी के कारण जो हमारे अल्फ्रेड वैगनर ने कहा था कि कैसे पूरा एक पैंजिया था वो कैसे टूट के अलग अलग जगह बिखर गया, वो इसी कारण, एक रीजन ये बताया था उन्होंने कि एक ये कारण हो सकता है। ठीक है, तो कन्वर्जन बाउंड्री हो गई, डाइवर्जन बाउंड्री हो गई, इसके कारण अर्थक्वेक आ सकते हैं। दूसरा बताया वॉल्केनिज्म हो रहा है मान लो सपोज कहीं कहीं, तो वॉल्केनिज्म के कारण आ सकते हैं। एक हो रहा है अगर माइनिंग हो रही है, तो माइनिंग के कारण आ सकता है, अंदर माइन हो रही है। आप लोगों को शायद एक मूवी पता होगी गॉडजिला, पता नहीं देखी नहीं देखी, बट वहां पे यही होता है कि सिंस माइंस चलती रहती है और माइंस के कारण अर्थक्वेक आता है पूरे पूरे एरिया में। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, जैसे हम लोगों ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था राजस्थान में, तो वहां पर 1990s की बात है ये, पोखरण नाम है जिस पर मूवी भी बनी है, पोखरण परीक्षण, पोखरण टेस्ट। तो वहां पे जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है ना, ऐसे दूर एरिया में क्यों किया गया था, क्योंकि न्यूक्लियर जब होता है ना एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर टेस्ट होता है, तो बहुत बड़ा झटका लगता है और अर्थक्वेक आते हैं, तो इसलिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऐसी जगह पे किया जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट। अच्छा, अब एक लास्ट टॉपिक ये यहाँ पे खत्म करेंगे हम, बस ये अर्थक्वेक मेजर कैसे करते हैं। तो भाई दो तरीके के स्केल्स बनाए हैं, एक तो है जो कि है ना कितनी तेज अर्थक्वेक आया, कितना मैग्नीट्यूड से आया, कितनी तेज आया। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं मैग्नीट्यूड, कि कितना तेज अर्थक्वेक आया। दूसरा हम देखते हैं कि उसने कितना डैमेज किया अर्थक्वेक ने। एक तो कितना तेज अर्थक्वेक आया और दूसरा उस अर्थक्वेक ने कितना डैमेज किया है हमारे लोगों को, हमारे अर्थ को। तो जो ये है ना, ये हम देखते हैं रिक्टर स्केल से, कि कितना तेज अर्थक्वेक आया, कितनी स्पीड में अर्थक्वेक आया, और डैमेज कितना किया वो हम देखते हैं मर्कैली स्केल से। तो अर्थक्वेक दो तरीके के स्केल से नापे जा सकते हैं। मैग्नीट्यूड अगर हम उसका स्पीड देख रहे हैं तो रिक्टर स्केल से, और उसने डैमेज कितना किया अगर वो देख रहे हैं तो मर्कैली स्केल से। आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी भी पोर्शन में, यू कैन सिंपली आस्क मी। आज मैंने इससे बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया आपको, जो आपकी किताब में 3 पेज है, इससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा। तो अगर पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट हो, यू कैन सिंपली आस्क मी। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन सिंपली मैसेज मी। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। वेट अ सेकंड।